बात कर रहे हैं आज पेश हुए आम बजट की, और इसमें सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है वो तथाकथित कर में राहत की। 7 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये नई व्यवस्था के तहत है। पुरानी व्यवस्था में जस का तस जैसे टैक्स देते थे वो आप देते रहेंगे। गोपाल केडिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल भाई, थोड़ा सा आप अपना नजरिया इस पर पेश कीजिए। ये ऐसा कंफ्यूजन होता है, आम आदमी उछलने लगा था, हमारे न्यूज रूम में तालियां बजने लगी थी कि अरे वाह वाह 7 लाख रुपए तक तो अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हुआ क्या है? बदला, जो बदलाव हुआ है वो कितना बदलाव लेकर आएगा? देखिए, ये जो न्यू टैक्स रेजिम में जो स्ट्रक्चरल सारे चेंजेज हुए हैं ये एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं थे। हम लोग शुरू से प्लानिंग कर रहे थे कि जो ओल्ड रेजिम में जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट होता है, टीसी होता है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, हाउसिंग इंटरेस्ट का लिमिट है, उसमें कुछ छेड़छाड़ होगी या नहीं होगी। लेकिन इन्होंने पुराने जो रेजिम है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया। नए रेजिम में जो चेंजेस किए, नए रेजिम में चेंजेस इस तरीके से किए, चूँकि उनको करना मेरे को लगता है कि मजबूरी हो गई थी, क्योंकि पिछले बार 7.5 करोड़ रिटर्न फाइल हुई है और 7.5 करोड़ में आपको जानकर आश्चर्य होगा केवल 5 लाख रिटर्न न्यू रेजिम में फाइल हुई है, केवल 5 लाख रिटर्न। और चूँकि ये फाइनेंस मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमें एग्जम्पशन फ्री टैक्स सिस्टम को लागू करना है। नो एग्जम्पशन फ्री, चूंकि इन्वेस्टमेंट टैक्स अथॉरिटी जो है इनका काम टैक्स वसूल करना है, न कि दूसरी चीजों को प्रमोट करना है। 1,03,000 से ज्यादा करोड़ का एग्जेम्पशन कॉर्पोरेट हाउसेस को दे देती है सरकार। 10,09,513 करोड़ बट्टे खाते में डाल देती है सरकार। उसमें भी मेरे को मिल रही एग्जेम्पशंस में पेट में दर्द होने लगता है। उसमें भी कॉर्पोरेट लेवल पर जो है 15% टैक्स की जो स्कीम आई है वो एग्जम्पशन फ्री स्कीम है। एग्जैक्टली 15%। तो जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में 15% की स्कीम आई है, यहाँ पर जिस तरीके से स्लैब बनाया गया 7 स्लैब में, तो यहाँ ये सारी हमारी एग्जेम्पशंस ही हटाने की तैयारी हो। हाँ जी, ये पूरी एग्जम्पशन हटाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ ताली बजाने की नहीं, थोड़ा सा विचार करने की जरूरत पड़ रही है। आज के दिन जो मेंटेलिटी है, जो स्टार्टअप में लोग आ रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा जोर नहीं देते, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पर तो ज़्यादा जोर एकदम नहीं देते। अभी अगर जो डीएनए होता है ना, जो एक नस्ल की हिंदुस्तानी पुराने लोगों का है, वो पुराने लोगों का है। नहीं, मैं गलत हो सकता हूं। हिंदुस्तानी नस्ल की तासीर है, माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं, भविष्य का ख्याल रखते हैं, बच्चे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है ये अमेरिका नहीं बना, 18 के बाद बच्चे को छोड़ दिया तो भविष्य की प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के चलते ही तो ये एग्जेम्पशंस मिल रही थी। घर भी खरीदेगा, LIC भी लेगा, या यूलिप लेगा, या मेडिकल इंश्योरेंस कराएगा, ये सारी भविष्य के लिए ही तो थी। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन टैक्स सिस्टम को इसका माध्यम बनाना आज के समय में, चूंकि पुराना जो सिस्टम आया था 1961 में आया था, उस समय इन चीज़ों की जरूरत थी। आज के दिन हम बहुत साल आगे आ चुके हैं, नए न्यू टैक्स कोड लिखने की बात आ रही है। तो इसमें ये न्यू टैक्स रेजिम में अभी जो चेंजेस किया है ये एक वेलकम स्टेप है, और इसमें बहुत ज़्यादा दिल खोल कर उन्होंने चीज़ों को दी है। लोग जाएंगे, अब लोग जाएंगे। चूंकि होता क्या है कि पहले जो कंपैरिजन था, पहले कंपैरिजन में हम लोग दोनों तरीके से टैक्स कैलकुलेशन तो 7 लाख तक ही तो पैसे बचेंगे, उसके ऊपर थोड़ा बच रहे हैं। उसके ऊपर तो उल्टा ओल्ड पेंशन नहीं, ओल्ड टैक्स रेजिम में मुझे ज्यादा फायदा है अगर मैं बना रहा हूँ 10, 15, 20, 25, 30 लाख की मेरी। टैक्स रेजिम में केवल 10 लाख के बाद 30% की लिमिट चालू हो जाती है। न्यू टैक्स रेजिम में 15 लाख के बाद 30% की स्कीम चालू हो जाती है। पर एग्जेम्पशंस का फायदा भी तो एग्जेम्पशन का फायदा है, 4.5 लाख तक की एग्जेम्पशन ले सकता हूं। तो आपके पास ऑप्शन है ना, आपके पास ऑप्शन है। आप दोनों रेजिम में कैलकुलेशन कीजिए, जिसमें टैक्स कम आता है यू पे द टैक्सेस, लेकिन सेविंग्स को इनकम टैक्स के माध्यम से बढ़ावा देना। जिसको सेविंग करनी है वो सेविंग करेंगे, उनके ब्लड में है, वो सेविंग करेंगे। जिसको घर परचेज करना है वो घर परचेज करेंगे। इनकम टैक्स को उसका इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट को, पर मतलब ढोल बजाने की भी जरूरत नहीं है ना, ऐसा मतलब कुछ दिया नहीं है सुनील भाई सरकार ने। इसको थोड़ा सशक्त कर दिया गया है ताकि लोग इसमें आए, पहले उसमें नहीं आ रहे थे। एक बात में हमेशा मैंने पिछली बार भी कहा था, जैसे पिछली बार जब नई रिजीम आया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी थी एम्प्लॉइज़ को। हमने कहा था कि आपने ये कैसा न्याय कर दिया। इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी कर दी। नई रिजीम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं। जो अभी आपने बात कही है कि इसकी बैलेंसिंग की जरूरत है। देखिए, जो बेसिक एग्जम्पशंस हैं, जो लोग अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं, LIC करवाते हैं, ठीक है, आप PF में पैसा डाल रहे हो, आप NPS में डाल रहे हो, तो वो भी आपको नई स्कीम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब देखिए ना कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो आप कहते हो कि हम आपको नया इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदेंगे तो 80EE सेक्शन में हम आपको छूट देंगे 1.5 लाख की, और दूसरी तरफ कहते हैं नया टैक्स उसमें आपको छूट नहीं देंगे। भाई आप खुद ही तो प्रमोट करो ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, और फिर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया।
ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आपने एक स्कीम लेके आए TEE में कि आप नया मकान खरीद रहे हैं 45 लाख रुपए तक का दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में, तो 1.5 लाख की एडिशनल छूट दे देंगे, और एक तरफ कह रहे हो कि आप छूट क्लेम ना करो। और 7 लाख तक की जिसकी आमदनी है वो वैसे भी कहाँ टैक्स कुछ ज्यादा अगर वो बढ़ 2 रहा लाख था, अगर वो 2 लाख रुपए तक की छूट ले रहा था तो वैसे भी वो 0 पे था। ऑलमोस्ट जीरो पे वैसे भी थे वो लोग। हाँ, अगर जो ETC में 1.5 लाख और 50,000 NPS ले रहा था, हाँ। तब भी वो 0 पे था। नहीं, मैं न्यू पेंशन वाली में भी लगा लो तो उसका कितना पहले दे रहा था वो। नहीं, अगर आप फिर तो पहले 5 लाख तक की है ना। हाँ, तो पहले दो में भी मतलब वो 2 लाख पे ही तो 40,000 दे रहा था, फिर तो 40 क्या 52,500 रुपये देगा ना फिर तो। 52.5 किस लिए देगा? 12,500 पुराने भी जुड़ जाते थे ना। अच्छा, तो अब लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड काम है। अपने टैक्स एक्सपर्ट के पास जाइए, उनसे समझिए कि मुझे नई स्कीम में फ़ायदा है, या केडे साहब ने कहा या पुरानी स्कीम में, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर मेरा सुझाव रहेगा वित्त मंत्री जी को कि अगले बजट में इसको थोड़ा सा बैलेंस और कर लिया जाए। जैसे आपने अगला स्टैंडर्ड तो अंतरिम बजट आएगा, फिर किसकी सरकार और क्या नीतियां, वो अपने आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगी। पर इसमें देखिए